का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिहार में कल होगी मतगणना। काउंटिंग से पहले तेजस्वी ने बुलाई बैठक। महागठबंधन के कई नेता हुए शामिल। दिल्ली विस्फोट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने की 13 ठिकानों पर छापेमारी। संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश बेनकाब आतंकी उमर उन नबी की पहचान हुई। धमाके से पहले गया था मस्जिद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद निशाने पर थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। फंडिंग की जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज से 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के विकसित भारत 2047 का विजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुणे में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, नौले ब्रिज पर कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। इस दौरान 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग की भी घटना सामने आई है। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में ये भीषण दुर्घटना सामने आई जिसमें 6 लोगों की दुखद मौत हुई। ये तस्वीरें सामने आई हैं। कई वाहनों में दुर्घटना के बाद कई वाहनों में आग लग गई। पुणे में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। नौले ब्रिज पर कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। 6 लोगों की इस दौरान दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग लग गई जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई गाड़ियों को आग ने अपने आगोश में ले लिया था। इस दौरान 6 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। आवाज कसले आलाय नाही ट्रक आहे कशाचा ट्रक आहे कशाचा धावले गेले की काय सांगतोय मग काय हा काय ते कार आहे मध्ये। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं श्री बाबा तारा की कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अग्रवाल सेवा सदन शीर्षक की सर्व समाज को बड़ी सौगात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी 15 नवंबर को अपने कर कमलों से अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण करेंगे। सेवा सदन के हृदय स्थल भगवान श्री परशुराम चौक के नजदीक स्थित गोविंद कांडा आज नवनिर्मित अग्रवाल सेवा सदन का अवलोकन करवाने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि सभी सिरसा वासियों को अपने पारिवारिक आयोजनों के लिए बेहतरीन स्थान सेवा सदन के रूप में उपलब्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने 2010 में सरकार से अग्रवाल सेवा सदन और अरुण वंश सेवा सदन के लिए भूमि अलॉट करवाई और अपने निजी कोष से रजिस्ट्री करवाकर दी। साथ ही 51 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया। अग्रवाल सेवा सदन 2010 में भाई गोपाल कांडा जी की एक सोच थी कि जब वो गेट बंद करियो, वो सामने वाला गेट बंद। 2009 में इलेक्शन लड़ने से पहले उनकी सोच थी कि मैं मेरे सिरसा के अंदर जब भी अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा और भगवान ने मेरे पे कृपा करी तो मैं मेरे समाज को, अग्रवाल समाज को, रोनो समाज को 2 अहम जगह लेके दूंगा धर्मशाला बनाने के लिए। और भगवान ने उन पर बड़ी कृपा करी कि वो 2009 के चुनाव जीत के और मंत्री बने। और मंत्री बनने के बाद कैबिनेट में उन्होंने बात रखकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी से बात करी। बात कर कर दोनों समाज को ये जगह दिलाई। आज ये जगह हम सिरसा की ये बात कहें कि ये सिरसा का हार्ट है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आपको बता दें
कटकमदाग प्रखंड में गुरुवार को साइक्लोथॉन का भव्य आयोजन हुआ है। सरकार व शासन के निर्देश पर जोहार झारखंड थीम के तहत कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा, स्थानीय ग्रामीण उत्साह के साथ शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवबालक प्रसाद व अंचलाधिकारी जय नारायण पासवान ने संयुक्त रूप से स्वयं साइकिल चलाकर किया। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही कहा कि साइक्लोथॉन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का संदेश भी देते हैं। तो बच्चों को खींचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के गोपी पंचायत अंतर्गत मोहनपुरा गांव में पूर्व सरपंच रामकरण तोमर और उसके परिजनों द्वारा युवक जय तोमर मोहनपुरा की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई में गंभीर रूप से घायल युवक जय सिंह तोमर की इलाज के दौरान ग्वालियर के ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर युवक के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। परिवारजन न्याय और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर भिंड से है, जहां फ्री में मुफ्त रूम देने से इनकार करने पर नकाबपोशों ने न सिर्फ होटल संचालक की पिटाई की, बल्कि बाहर खींच ले जाने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। फायरिंग से होटल के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर गोलियों के निशान बन गए। फायरिंग होने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शाम के समय गोलू अपने साथियों रमन व बब्बू श्रीवास सहित कोतवाली क्षेत्र के MJS कॉलेज के सामने स्थित डिमांड होटल पहुंचा। उन्होंने होटल स्टाफ से फ्री में रूम देने को कहा, जिस पर संचालक अभिषेक सिंह रजावत ने नियमों का हवाला देते हुए असमर्थता जताई, जिससे गुस्सा होकर तीनों ने गाली गलौज करते हुए पिटाई शुरू कर दी। वो होटल संचालक को बाहर खींच ले जाकर उसे जबरन कार में बैठाने लगे। इस दौरान नकाबपोशों ने कई राउंड फायरिंग कर लोगों को दहशत ज़दा कर दिया। इसी बीच किसी तरह स्वयं को छुड़ाकर अभिषेक होटल के अंदर जा छिपा। हमलावर एक फायर मिस होने पर बदमाश हालांकि भाग खड़े हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल के दौरान मौके से खोखे पुलिस को बरामद हुए। हालांकि पुलिस के वापस जाने के बाद बदमाशों ने दोबारा धावा बोलकर करीब 12 राउंड फायरिंग कर भाग निकले। पुलिस ने भी दोबारा पहुंचकर CCTV कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। होटल में कमरा को लेके विवाद हुआ था, जिसके संबंध में फायरिंग की गई थी और उनके खिलाफ अपना पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। कोई पकड़ा गया था? अभी कोई पकड़ा नहीं गया, तलाश की जा रही है। 3 बजे लगी हुई। कितने लोग थे? 3 आरोपी के खिलाफ अपना पंजीबद्ध किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अहम खबर है, जहां RPF GRP ने बरामद किए गए 60 लाख रुपए, 60 लाख कैश सहित एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। बैग में रखकर 120 बंडल ले जा रहा था युवक। वाराणसी से सासाराम बिहार जा रहा था युवक गिरफ्तार हुआ है। 60 लाख कैश सहित एक युवक गिरफ्तार हुआ है। बिहार जा रहा था युवक। पहुंची आयकर टीम। इस दौरान आयकर टीम के अफसर जांच पड़ताल कर रहे हैं। DDU जंक्शन पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया युवक। बैग में रखकर 120 बंडल ले जा रहा था युवक। आज जो है DDU जंक्शन पे RPF और GRP की संयुक्त चेकिंग के दौरान मेन FOB पर एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में बैग के साथ देखा गया, जिसकी चेकिंग करने पे उसमें पाया गया। गिनती और मिलान करने पर कुल 60 लाख कैश इसके पास से पाया गया है। प्राइमरी पूछताछ में इसने बताया है कि यह बनारस से जो है बिहार सासाराम लेकर के जा रहा था और क्योंकि मामला आयकर विभाग से संबंधित पा करके वाराणसी आयकर विभाग की टीम को सूचित किया गया है। आयकर विभाग की टीम पहुंच चुकी है। अग्रिम पूछताछ इसके द्वारा की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर, जहां चलती कार में आग की घटना सामने आई। इस दौरान बाल बचे हैं यात्री। पलक झपकते आग का गोला बन गई कार और इस दौरान कार जलकर खाक हो गई। वारदात के दौरान थमा लखनऊ बहराइच हाईवे का ट्रैफिक। यातायात ठहराव से राजमार्ग पर कुछ देर जाम लगा रहा। बिंदौरा पुल के पास यह हादसा हुआ है। तो बहराइच लखनऊ मार्ग पर बिंदौरा पुल के पास यह हादसा हुआ है।
चलते चलते आग का गोला बनी कार, बाल बाल बचे यात्री, पलक झपकते आग का गोला बन गई कार। वारदात के दौरान थमा लखनऊ बहराइच हाईवे का ट्रैफिक। तो यातायात ठहराव से राजमार्ग पर कुछ देर जाम लगा रहा। मसौली थाना क्षेत्र में बिंदौरा पुल के पास यह हादसा हुआ है। तो बाराबंकी से अहम खबर, चलती कार में आग की घटना सामने आई। इस दौरान बाल बाल बचे यात्री। और बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर, मौत की लाइव टक्कर ने दहलाया दिल। सड़क पार कर रही छात्रा को लोडर ने मारी है टक्कर। 200 मीटर तक छात्रा को घसीटता ले गया अनियंत्रित लोडर। छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। लोडर चालक लोडर लेकर फरार हुआ है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर, जहां पुरानी रंजिश पर दबंगों ने युवक के पैर में गोली मारी है। क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए गोली मारी है। सोशल मीडिया पर कुछ बात को लेकर हुआ था विवाद। सरे बाजार में पैर पर गोली मारी है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना चकेरी के लाल बंगला क्षेत्र की बताई जा रही। मौके पर पुलिस पहुंची। तो यह अहम खबर आपको दिखाने, सरे बाजार पैर पर गोली मारी है। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची पुलिस। क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए ये गोली मारी गई। ये एक विकास केसरवानी नामक व्यक्ति हैं जिनको गोली लगी है। अभी वो हॉस्पिटल में है, उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर से बात हुई है, वो खतरे से बाहर है। पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। ये इनसे बातचीत में प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आया है कि जिन व्यक्तियों ने इन पर हमला किया है, इनके साथ पूर्व में 2-3 महीने पहले इंस्टा पे इनका कुछ विवाद हुआ था। उसी के बाद आज ये मौके पे दिखे तो उन लोगों ने हमला किया है। हमारी टीम घटनास्थल पे है और सीसीटीवी फुटेज का वो भी देख रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए सनसनीखेज गैंगरेप मामले की पीड़िता ने न्याय के लिए मेरठ रेंज के डीआईजी से गुहार लगाई है। पीड़िता ने डीआईजी से मिलकर उन 2 फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
जिन्हें पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। पीड़िता का आरोप है कि डीआईजी से मिलने के दौरान महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार पुलिसकर्मियों से छूटकर पीड़िता डीआईजी तक पहुंचने में सफल रही और इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़िता ने पुलिसकर्मियों के इस रवैये पर भी सवाल उठाए। जानकारी के अनुसार बीते दिनों युवती के साथ 6 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अन्य 2 आरोपी अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी से अहम खबर है। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी के पास रमेश प्रजापति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। रमेश और उसका बेटा हिमांशु घर में अकेले थे। रमेश की पत्नी और बेटी एक शादी समारोह में कहीं गए हुए थे। जब रमेश की बेटी घर आई तब उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार जीतू प्रजापति अपने 2 दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल रहा है। अंदर उसका पिता रमेश मरा हुआ पड़ा था, जबकि भाई हिमांशु घायल था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। हिमांशु को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की जाँच की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में पंचवटी है। यहाँ रमेश नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। आज रमेश के घर पर इनका परिचित रिश्तेदार जीतू नाम का एक व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ इनसे मिलने आया था। इनकी पत्नी और बेटी किसी काम से उसके बाद कहीं बाहर चले गए थे। घर पर रमेश और इनका बेटा हिमांशु इनके साथ में था। जब शाम को इनकी पत्नी और बेटी वापस आए तो उन्होंने देखा कि जीतू और वो 2 लोग बाहर जा रहे हैं। जब वो घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनका बेटा घायल अवस्था में था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस ने आकर जो घायल है उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पूरी विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मैं अपनी ससुराल में था बासाट में, उधर पुराने चनियापुरा में। तो वहाँ पे क्या है, लगन थी आज बड़े भैया साले की हमारी बच्ची की लगन थी। तो ये लोग क्या है 3 बजे 12 बजे के टाइम पे ये बहू पहुँच गई थी और जो मोड़ी भी पहुँच गई थी और बाप बेटा जहाँ पे रह गए थे। अब मेरे को ये नहीं पता है कि जब वो बोल रहे थे बच्चे के जो कह रही थी कि नहा के ना ही वो हव्याल आ रहे हैं। अब फिर बच्ची ये नहीं आई है घर पे, बालक नहीं पहुँचे हैं। तो फिर बच्ची आई है 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे। मैंने सोची कि भैया को ले आऊँ मैं, पापा से ले वाला हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, जब थाना बेला साइबर सेल सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मिलकर एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग के 3 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये गैंग देश भर में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया है। एसपी अभिषेक भारती ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति को किसी भी योजना के नाम पर अपना बैंक विवरण ओटीपी ना दें। उन्होंने ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करने की सलाह दी ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। 13 नवंबर 2025 को औरैया पुलिस साइबर थाने की पुलिस, एसओजी, सर्विलांस और साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 3 साइबर फ्रॉडस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों के नाम हैं शिव प्रताप उर्फ रवि, जितेंद्र सिंह उर्फ मिथुन और राहुल, जिनको थाना क्षेत्र बेला से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास में से 9,21,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 1 लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 6 मोबाइल फ़ोन, 4 भारत सरकार की फर्जी मोहर। उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर के एक निजी स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में छात्रों से पढ़ाई की जगह बाल मजदूरी कराई जा रही है। मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र स्थित अछेजा गांव के आपको बता दें केआरबी द स्कूल का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए छोटे छोटे बच्चे फावड़े और तसलों की मदद से मिट्टी ढोते दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को तार तार करता है और बाल श्रम निषेध कानून का सीधा उल्लंघन है। इस जाने लोगों ने वायरल वीडियो पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत और निष्पक्ष जांच के आदेश जारी कर दिए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद बहराइच के कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे एक ग्रामीण पर जंगली जानवर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वीखान पुत्र सिंघा आयु 55 वर्ष के रूप में हुई है। निवासी बेझा कोतवाली मूर्तिया के रूप में पहचान हुई है। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। घटना दोपहर 2 बजे की है, जब खेत में काम कर रहा व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, तभी गन्ने की खेत से निकले हिंसक जंगली जानवर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। व्यक्ति की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने के कारण हिंसक वन्यजीव व्यक्ति को घायल अवस्था में छोड़कर जंगल में भाग गया, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर कोतवाली मूर्तिया के प्रभारी रामनरेश पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि हिंसक जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे मामलों में और ऐसे हमलों से किसानी करना और खेत की रखवाली करना खतरे से खाली नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार को बाराबंकी पहुंचकर उन्होंने प्रदेश की पिछली समाजवादी पार्टी सरकार और वर्तमान योगी सरकार के बीच बड़ा अंतर बताया। धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि दोनों सरकारों में जमीन आसमान का फर्क है। अपने बयान में उन्होंने पशुओं की सुरक्षा को लेकर सपा पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तब गाय कसाई को देखकर कांपती थी, अब गाय को देखकर कसाई कांपता है, इतना अंतर है। मंत्री ने यहां पहुंचकर जिला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत धर्मपाल सिंह ने शहर से सटे बंकी स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र नेवलेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में मौजूद कमजोर पशुओं को विशेष रूप से पौष्टिक आहार और हरा चारा उपलब्ध कराने के अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। देश में एक होने की आवश्यकता है और आज देश में जो स्थिति है, मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से पहले इस आतंकवाद की गहरी कब्रें खोदें, फिर अपनी धरती पर यारो बीज प्रेम का बोदें। एक रहे हैं, एक रहेंगे, दुनिया को दिखलाएं। आज आवश्यकता है एक होने की, इकट्ठे रहने की। और इस आतंकवाद को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से दफनाने का काम किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के कसिमपुर गांव में एक मां ने अपने 15 दिन के नवजात बच्चे को तालाब में फेंककर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्चे की हत्या की वजह पति से विवाद, बच्चे की देखभाल न कर पाने की इच्छा बताई गई। यह घटना मंगलवार को हुई थी, जिसके बाद बच्चे का शव उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक तालाब की कीचड़ में मिला। गोहन थाना क्षेत्र के कासिमपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ दिनेश राठौर की पुत्री आरती देवी का ये बच्चा बताया गया। आरती देवी ने बताया था कि मंगलवार दोपहर को जब वह खाना बना रही थी, तब चारपाई पर सोता हुआ उसका बच्चा गायब हो गया था। मंगलवार को परिजनों और पुलिस ने बच्चे की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार दोपहर को शव मिलने के बाद गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संदेह के आधार पर बच्चे के नाना राजेश कुमार तथा मां आरती देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हमारा पत्नी थी, मायके में रहती थी 4 महीने तक। तो लड़के का जन्म हुआ, लगभग 10-15 दिन का था यही मायके में। तो इन सब लोगों ने मिलकर उसको बाहर के फेंक दिया। कब सूचना मिली आपको? सूचना में यहाँ थाने से सूचना दी गई हमें कि बच्चा तुम्हारा गुम हो गया। तो फिर हम यहाँ थाने में आए। थाने आने के बाद फिर उसके बाद जानकारी हुई तो बच्चे को खत्म। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वैश्विक शिक्षा विभाग में गुरुवार की शाम बड़ा बदलाव हुआ है। कई जिलों के बीएसए एक साथ बदल दिए गए हैं। इसमें राजधानी लखनऊ के बीएसए भी शामिल है। राजधानी लखनऊ के अलावा हरदोई, पीलीभीत, गोरखपुर और बाराबंकी के बीएसए भी बदल दिए गए हैं। तो लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों के बीएसए बदले गए हैं। वैश्विक शिक्षा विभाग में यह बड़ा फेरबदल देखा गया है।
लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों के बीएसए बदले गए हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस जिले में दिल्ली पुलिस और कैपिटल बैंक कर्मचारी को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। बताया जा रहा है कि दिल्ली साकेत कोर्ट ने इस्लाम नाम के एक शख्स को भगोड़ा घोषित किया था क्योंकि उसने बैंक से करीब 2 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन बैंक का कर्ज चुकाए बिना दिल्ली से भाग गया। बैंक कर्मचारी दिल्ली पुलिस के सिपाही के साथ उसको पकड़ने और रुपए की रिकवरी को लेकर हाथरस के गांव पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने बंधक बनाकर गांव के चंद्रागढ़ी यहां पहुंचे थे। आपको बता दें जहां कोर्ट से भगोड़े आरोपी इस्लाम ने दिल्ली पुलिस के सिपाही और बैंक कर्मचारी के साथ हाथापाई कर दी, जिसके बाद उसके कुछ अन्य साथियों ने उन्हें बंधक बना लिया और जमकर कुटाई भी की। घटना की जानकारी होने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह दिल्ली पुलिस के सिपाही और बैंक कर्मचारी को उनके चंगुल से छुड़ाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी में अक्सर गंभीर मरीज को एम्बुलेंस, कार या बाइक से लेकर लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। बृहस्पतिवार को दोपहर में अस्पताल परिसर में एक बस आती देख सुरक्षा में तैनात कर्मी उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। चालक ने बस में बैठे एक यात्री की हालत गंभीर बताई। उसने इमरजेंसी के सामने बस आकर रोककर स्टेशन लाकर अचेत यात्री को इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉक्टर डीपी गुप्ता ने मरीज की जांच कर मृत घोषित कर दिया। चालक अन्य यात्रियों को उतारकर सीधे गंभीर यात्री को इलाज के लिए अस्पताल के इमरजेंसी पहुंचा, लेकिन यात्री की जान बच नहीं सकी। हम लोग लेके गए CHC न रही, वहाँ से उसको रेफर करा के हम लोग बलिया लाए और बलिया जिला चिकित्सालय में उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो जो बस ड्राइवर था वो क्या बस सहित? जी बस सहित वो बस जिला चिकित्सालय परिसर में लेके आए वो, और बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया। अन्य यात्री उसमें नहीं थे। सारे यात्रियों को उतार के खाली बस उसी को लेके आई है अस्पताल में, इमरजेंसी। एक मरीज को लेकर आए थे, बस के चालक और उसके मालिक थे। बता रहे थे कि बस में छाती में दर्द हुआ है और यहाँ पर देखने पर वो मृत अवस्था में पाया गया है। आपने चेकअप किया? हाँ, चेकअप किया तो सांस नहीं चल रही है, हार्ट नहीं चल रही है, सब बंद हो गया। भी हो सकता। हाँ, पोस्टमार्टम से पता चला। ये कहाँ से आ रहे थे? ये बता रहे थे कि बक्सर से बस में चढ़े थे बलिया के लिए और रास्ते में ही ये हुआ है इनको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यकाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जबकि कांग्रेस ने वर्षों तक विषय पर केवल राजनीति की। उन्होंने कहा कि वे पार्टी गठबंधन आपको बता दें पार्टी संगठन के निर्देश पर बिहार चुनाव में व्यस्त थे। इस बीच कांग्रेस नेता बंगाली समाज के नाम पर भ्रामक बयानबाजी करने लगे, जबकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने कभी भी बंगाली समाज के लिए ठोस कार्य नहीं किया। शिव अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2027 में खंडूरी सरकार के समय पंतनगर में आपको बता दें 2007 में खंडूरी सरकार के समय पंतनगर में सर्वे कराकर बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, मगर उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने बताया कि उनके अनुरोध पर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाली समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेजा, जिसे आयोग ने 14 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार को अग्रेषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सभी समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। जहाँ तक बंगाली समाज की बात है, बंगाली समाज के अनुसूचित जाति का दर्जा, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे खंडूरी जी की सरकार हो
उन्होंने 2009 में प्रस्ताव भेजा, माननीय मुख्यमंत्री विष्णु सिंह धामी जी ने भी फरवरी 2024 में प्रस्ताव भेजा और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चाहे अजय भट्ट जी, उन्होंने लोकसभा में इस विषय को उठाया कि बंगाली समाज को जनजातीय दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बलराज पासी जी ने लोकसभा में इस विषय को उठाया कि बंगाली समाज को जनजातीय दर्जा मिलना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में भवानीगंज क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने अचानक चिकन बिरयानी सेंटरों के अलावा होटल एवं ढाबों पर अचानक छापेमारी कार्रवाई की है। कई दुकानों पर विभाग के नियमों की अनदेखी पाई गई। रामनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि भवानीगंज क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लोगों की शिकायत आ रही थी कि यहां पर स्थित चिकन बिरयानी सेंटर एवं होटल एवं ढाबों पर काफ़ी गंदगी रहने के साथ ही विभाग के नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को भी यह शिकायत थी कि कई प्रतिष्ठान विभाग के बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज ये छापेमार कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर काफ़ी कमी पाई गई, जिसको लेकर दुकान संचालकों को दुकानों में साफ सफाई रखने के निर्देश के साथ ही प्रपत्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समय पर प्रपत्र पूरे नहीं किए गए तो संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी के खिलाफ आपको सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा तथा अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि आपका भवानीगंज का जो एरिया है आपका, जहाँ कुछ चिकन बिरयानी सेंटर हैं, कुछ ढाबे बने हुए हैं, तो वहाँ साफ सफाई को लेके और बिना लाइसेंस को लेके, मेडिकल फिटनेस को लेके, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज विभाग ने जो है लगभग आधा दर्जन दुकानों पर अभी तक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। और जहाँ लाइसेंस नहीं पाए गए हैं या जो हमारे कंप्लायंस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कुछ चीजों के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, कुछ के लिए 15 दिन का समय दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से, जहां कोट ब्लॉक क्षेत्र के बगोली धार से खांड्यू सेण तक आपको बता दें PMGSY के माध्यम से बनी सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी ठेकेदार और विभागीय साठगांठ से गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण से डामर उखड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक लंबे समय तक सड़क की बदहाली झेलने के बाद बनी रोड उखड़ने से स्थिति जस की तस होती जा रही है। सड़क निर्माण के दौरान मानकों को पालन न करने की शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों ने तवज्जो नहीं दिया, जिससे समय रहते ध्यान न दिए जाने से नीचे के लोगों से साठगांठ कर ठेकेदार ने मनमानी की। जिला पंचायत सदस्य आराधना देवी, BDC अजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य व ग्राम प्रधान कोट प्रियंका ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पहुंचे जिम्मेदारों ने बात करना भी गंवारा नहीं समझा। ग्राम सभा कोटसाड़ा बकलवाड़ी का रहने वाला हूं और जगमोहन सिंह लिंगवाज मेरा नाम है। अब मेरा आपसे एक ही संबंध है कि आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी का भी कार्य सही नहीं है, गुणवत्ता के आधार पर कहीं नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास विधानसभा 37 विधानसभा जो है, जिसमें 3 ब्लॉक आते हैं, वो आपस में अगर क्रॉस चेकिंग कर ले। के हिसाब से देखी जाए ये रोड तो नाम के लिए बनी है, इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, जबकि ये क्षेत्र सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी का है और अनिल बलूनी जी जो सांसद है यहाँ से, उनका भी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ का रोड जो है सही नहीं बन रहा है। और जहाँ जहाँ PMGO के रोड बनी है वो सब अच्छी बनी, लेकिन ये रोड ऐसा बना है कि बिल्कुल ही ना के बराबर बनी है रोड। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब इस रोड के बारे में क्या कहना है, तो कई लंबे समय से हम इसके बारे में इनसे बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये हमारी बात को अनदेखा कर रहे हैं और लंबे समय से इस रोड पे कार्य की गुणवत्ता में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। और अभी वर्तमान में ये इनका डामरीकरण चल रहा है, लेकिन डामरीकरण की स्थिति ये है, आप ये देख सकते हैं, आप ये डामरीकरण की स्थिति है। अभी यहीं पे ये हमारा मार्केट है कोटखाल, और यहीं पे इनकी ऐसी हालत है, तो आगे पीछे पता नहीं कैसा कर रहे होंगे। ये गांव रोड जो यहाँ पर बन रही है, उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी तो गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए कि वो 2 दिन में ही खराब हो जाए और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर ये चीज़ें करी जा रही हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पे रोड की हालत बहुत ख़राब थी और इतने लंबे समय के बाद प्रस्ताव जब पारित हुए हैं, तो उसके बाद भी ऐसी हालत है कि 2 दिन बाद ही उस रोड का ऐसा हो जाएगा हाल कि वो मतलब नामात्र की रह जाएगी।
तो ऐसे नहीं होनी चाहिए रोड। और जब गांव के लोगों द्वारा उस पर उंगली उठाई गई है, सवाल पूछे गए, तो उनके एक्शन के द्वारा यहाँ पर उनसे बदतमीजी की गई कि आप लोग शराब पीकर बात कर रहे हैं या फिर आपकी वजह से हमारा समय बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी समय से इस सड़क को पक्कीकरण करने के लिए काफ़ी लोगों में पहले से भी रोष था कि ये सड़क बन नहीं पा रही है, और उसके बावजूद अब जब इस पे कार्य हो रहा है तब भी इस सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कि शायद पैदल चलने वाला आदमी भी ये डामरीकरण उसके चलने से भी टूट जा रहा है। प्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और लाभ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय जनता के आक्रोश से आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्षेत्रीय जनता कितना परेशान है इस रोड के कार्य से। और आज इस रोड के कार्य को करते हुए तीसरा दिन हुआ है, और जिसके जो आप देख ही सकते हैं कि तीसरे दिन पे यहाँ पे सारी रोड उखड़ गई है। और क्षेत्रीय जनता को तो और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता तो पिछले 1.5-2 साल से परेशान चल रही है। और अनगिनत शिकायतों के बाद तब जाके उन्होंने इस PM जैसा एक इस रोड पे पेंटिंग का कार्य शुरू करा था, जो कि बिल्कुल जिसकी गुणवत्ता आप लोग देख ही सकते हैं। हमारी नज़रों में तो ये बिल्कुल ही बेकार कार्य किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल में आज संस्थापक संत स्वामी राम जी के 30वें महासमाधि निर्माण दिवस के अवसर पर एक भव्य आराधना और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। राज्यपाल ने संत स्वामी राम जी को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके महान योगदान को याद किया। इस अवसर पर देश विदेश से आए संतों, अनुयायियों और भक्तों ने संत स्वामी राम जी के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय धसमाना ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आज स्वामी राम जी की 30th पुण्यतिथि है और आज हिमालयन मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के इलाके में उनको हमने सबने मिलकर, पूरे परिवार ने मिलकर ट्रिब्यूट्स और नमन किया। आज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि उनके जो आदर्श हैं, उन्होंने जो मार्ग दिखाया, जो दिशा दिखाई, उसको एक बार फिर याद करें और उनको संकल्प और रिजॉल्व और निश्चय की तरह हम फॉलो करें। तरफ बढ़ते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से आज तक कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार द्वारा वंचित करने और उनको विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 21 नवंबर को तिथि नियत की है। इसी से जुड़े एक जनहित याचिकाकर्ता से कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि सरकार इनको विस्थापित कर रही है, लेकिन इतनी जगह एक साथ नहीं मिल पा रही है। अलग अलग विस्थापित करने का प्रकरण शासन में लंबित है। पूर्व में सुंदरखाल जो रामनगर में क्षेत्र है, वहाँ पे फॉरेस्ट की बाहर की लैंड पे कई लोग रहते हैं सन 70 से, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लंबे समय से आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन अभी भी वहाँ बिजली, पानी और सभी सुविधाओं के बिना उनको रहना पड़ रहा है। तो जिस पर पूर्व में कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया और ये बताया कि उनके लिए अल्टरनेट लैंड की तलाश की जा रही है, परंतु इतनी भूमि नहीं मिल पा रही है एक साथ, तो कोई मॉनिटरी कंपनसेशन देने का या टुकड़ों में अलग अलग जगह पर भूमि उनको दिए जाने का प्रस्ताव अभी शासन में विचाराधीन है, और जिसके बाद राजस्व विभाग की कोई कमेटी इस पर डिसीजन लेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया की जाएगी पुनर्स्थापना की। इसकी 21 तारीख। और खबर लक्सर से, जहां बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि हमारा मुद्दा पहाड़ और मैदान का नहीं, बल्कि हरिद्वार के लोगों को भी सब्सिडी सहित पहाड़ की तर्ज पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। सभी को समानता के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। हरिद्वार के बाशिंदों को भी पहाड़ की तर्ज पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके लिए पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और बसपा विधायक ने दावा किया एक किसान हितकारी योजनाओं का उन्होंने खाका तैयार कर रखा है, इसलिए मौका मिलने पर मुख्यमंत्री को किसान हितों की बात करते हुए अपने सुझाव भी रखेंगे। लक्सर विधायक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि
हड़वे प्लानवाद पर हरिद्वार की जनता को करना होगा संघर्ष। खबर लक्सर से है। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहले तो मैं बता दूं कि ये तो पत्रकारों की मनगढ़ंत कहानी का पहाड़ और मैदान। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अभी पहाड़ी मान लो, पहाड़ मैदान की बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं हम अभी पहाड़ी मान लो, जो रवैया पहाड़ के साथ हो वो हमारे साथ भी कर लो, जो सब्सिडी पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, जो प्रमाण पत्र पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, ये है। और रही गन्ने की बात, गन्ने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और मेरे साथ सदन में भी वादा किया था कि हम पहली मीटिंग जैसे सदन के बाद कैबिनेट होगी हम उसमें घोषित करेंगे। और देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में आयोजित मासिक कार्यक्रम खबरपात के 5वें संस्करण में उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर केंद्रित परिचर्चा के दौरान आंदोलनकारियों की आंखें नम हो गई। अपने अनुभव साझा करते उन्होंने उस दौरे के जख्मों और संघर्ष की दास्तान सुनाई और कार्यक्रम में शामिल 6 आंदोलनकारियों ने रामपुर तिराहा कांड सहित आंदोलन के दौरान झेले गए भयावह पलों को याद किया। आंदोलनकारी उष्टा भट्ट ने उसे घटना का आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि वे 1 अक्टूबर को भुवनेश्वर से 24 लोगों के साथ चली थी, जिनमें 14 कर्मचारी, 7 गृहिणियों और 3 छात्राएं शामिल थी। और देहरादून में जिले के बड़े बकायेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में तहसील सदर क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने 3 प्रमुख बकायेदारों की संपत्तियों को कुरकर सील कर दिया और कार्रवाई के तहत मैसर्स साइज कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स की स्प्रिंग विला राजपुर रोड स्थित 4 BHK के फ्लैट को कुर्क किया गया। इस पर 3 करोड़ 41 लाख रुपए की जीएसटी बकाया वसूली दर्ज हुई। DHFL प्रेमिसिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय सील किया गया। इस पर 33,83,83,000 रुपए और 10% संग्रह व्यय की वसूली लंबित थी। और उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने देश भर में फैले डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भांडाफोड़ करते हुए लगभग 87 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। टीम ने इस मामले में गिरोह के मुख्य आरोपी किरण कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खुद को सीबीआई, मुंबई साइबर क्राइम और टेलीकॉम विभाग के अधिकारी बताकर देहरादून और नैनीताल के 2 पीड़ितों को डिजिटली अरेस्ट किया था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें 48 घंटे तक धमकाकर अलग अलग खातों में कुल 87 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। मुख्य आरोपी के खाते में संदिग्ध 9 करोड़ रुपए के लेन देन पाए गए, जिन पर देश भर के विभिन्न राज्यों से 24 शिकायतें दर्ज हैं। आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में मास्टरमाइंड को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है, जिसमें अराउंड टोटल 87 लाख का डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है। साइमल्टेनियसली आपके नोएडा साइबर सेल में भी ये 3 करोड़ का मुकदमा पंजीकृत है। एंड बाकी इसमें अराउंड वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी मोर देन 20 स्टेट्स हैं जहां की कंप्लेंट्स हमें मिली हैं और उसमें जांच चल रही है कि एफआईआर पंजीकृत है कि नहीं है। खबर लालकुआं से, जहां विधानसभा क्षेत्र के हल्दूचौड़ मंडल में आज युवा आह्वान कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने युवाओं की समस्याएं सुनकर निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए
स्टेडियम का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच मिल सकेगा। काम की कमान अपने हाथ में ली है। सामाजिक किसी देखिए आज युवाओं ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष रूप से युवाओं के हाथों को रोजगार मिले, युवाओं को जो बहुत हमारे कुछ युवा जो राह भटक रहे हैं, जो नशे की ओर को जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को रोकने के लिए, उनके हाथों को काम देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए युवा शक्ति ने एक बड़ा सम्मेलन आज यहाँ पर किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। यह कार्यक्रम पहले मेरे द्वारा नहीं, मेरी विधानसभा के सभी लोग लगे थे इसमें, बिंदुखत्ता मंडल भी, लालपा मंडल भी, गोलापार मंडल से भी हमने सहयोग के लिए कहा था, शायद वहाँ से कोई आया नहीं। और इसमें सभी युवाओं ने, बिंदुखत्ता मंडल से हमारे युवा मोर्चा ने हमें सपोर्ट करा इस कार्यक्रम के लिए और लालपा मंडल से हमारी सारी टीम आई, युवा मोर्चा मेन बॉडी की टीम ने भी सहयोग करा और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय विधायक जी के भतीजे भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं चेतन बिज जी, इस कार्यक्रम के संयोजक वो कर रहे थे और मैं उनके साथ, मेरी टीम, मेरे पूरे साथी, सभी लोग, हमने सब लोगों ने मिलजुल कर यह कार्यक्रम आज एक भव्य कार्यक्रम हमने माननीय विधायक जी के लिए किया और हमने विधायक जी को ये दिखाया कि 2027 में भी युवा, आज तो ये खाली आप ये समझ लीजिए कि 20% हमारा युवा है विधायक जी का। और खबर देहरादून से, जहां हरिद्वार से बीजेपी सांसद एवं देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षण त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आजकल के वैवाहिक जीवन में हो रहे अलगाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गंगधारा 2.0 इन बिखरते हुए रिश्तों को पड़ताल करेगा। वहीं दून विश्वविद्यालय गंगधारा 2.0 में सह आयोजक की भूमिका में रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जहां पिछले वर्ष इस व्याख्यान माला की शुरुआत की गई थी, वहीं इस कड़ी में इस बार एक दिवसीय कार्यक्रम संस्कृति विभाग के हरिद्वार रोड स्थित प्रेक्षागृह में 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करने के लिए विशेषज्ञ प्री वेडिंग काउंसलिंग, समझ और संवाद के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बुद्धिजीवियों को, वैज्ञानिकों का, पत्रकार बंधु और समाज के 15 तारीख को नवंबर को एक प्रोग्राम होगा। इसका नाम दिया गया प्री वेडिंग काउंसलिंग, संवाद और समझ और संवाद नाम दिया गया है। ये प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के और 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ काउंसलर, इसमें जो इन बातों के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले पर दायर विभिन्न याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करते हुए सभी को लाभान्वित करने का आदेश जारी किया। बता दें कि प्रदेश में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई सालों से लटके पड़े हैं। प्रभावित शिक्षक और प्रवक्ता लंबे समय से सरकार से पदोन्नति देने की मांग करते आ रहे हैं और विभागीय स्तर पर सुनवाई न होने पर कई लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए याचिकाएं दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त कर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। इधर आ जाओ, चले जाओ। अभी तक झंडा हिल रहा था। एक मैटर था सीनियरिटी का डिस्प्यूट का, ये जो असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड और लेक्चरर्स के बीच का, जो हमारा ये कहना था कि एक जो केस हुआ था पहले भुवन चंद्र कांडपाल वाला, जिसमें कि एक जीओ के आधार पर उसको सीनियरिटी दी थी उनको 21 नवंबर 1995 के जीओ के आधार पर उनको 1/10/1990 से रेगुलर मानते हुए उनको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया था।
तो हमारा भी यही कहना था, और जो थे लक्ष्मण खाती, त्रिभुवन कुंवर, जीवन धामी, कई पिटिशनर थे, एल्टीग्रेट और लेक्चरर दोनों। तो हमारा ये भी कहना था कि हमारा केस भी, हमारा अपॉइंटमेंट भी 1/10/90 से पहले हुआ था, और हम भी जो है 21 नवंबर 95 के जीओ से कवर्ड हैं। लिहाजा हमें भी सीनियरिटी जैसे भुवनचंद्र कांडपाल को दी थी, उसी के आधार पर सीनियरिटी देते हुए सभी सर्विस बेनिफिट दिए जाएँ। तो हम पहले यहाँ से जीत गए थे और डबल बेंच से, तो उसके बाद जो है फिर सरकार ट्रिब्यूनल चलेगी। ट्रिब्यूनल ने भी हमारे फेवर में करते हुए कहा था कि 1/10/90 को ही जो है इनकी सीनियरिटी वो रेगुलर मानते हुए इनकी सीनियरिटी डिसाइड करिए आप 3 महीने के अंदर। और बीते रोज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इससे अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी थी। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया, और योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा, और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा, और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो, सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। और खबर देहरादून से, जहां सभी राजनीतिक दल वर्ष 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से पूर्व सीएम हरीश रावत ब्राह्मण समाज के प्रति अपना कुछ अधिक ही प्रेम और समर्पण दर्शा रहे हैं। अब उन्होंने अलग थ्योरी पेश करते हुए कहा, सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का एक स्वभाव, यानी यह समन्वयवादी और उदार है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि ब्राह्मणों के कांग्रेस से अलग होने के बाद से देश में असहिष्णुता बढ़ी है, जबकि कांग्रेस कमजोर हो गई है। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा, जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं, तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं, तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र दत्त तिवारी जी को, नरेंद्र दत्त तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया, और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप